Hello learners! First of all, welcome to our channel, Apni Kaksha by Ayushi. So today we are going to explore a beautiful emotional story titled, yes, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. This story is written by most famous and versatile writer Khushwant Singh. Did you have any idea about the author? Yes, all right, absolutely right. He's a well known, famous author, writer. Okay, he's amazing, tremendous writer, lawyer, diplomat, and a politician. Okay, so let's begin with introduction. So, what we are going to learn in this chapter? So, let's see a short introduction about the whole chapter over here. As you already know, who is the writer, who's the author, narrator of this story? Khushwant Singh. Khushwant Singh is the narrator of this story. Next, what is the main focus of this story? The relationship between the author and his grandmother. जो स्टोरी का मेन फोकस है वो किस चीज पे है? जो ऑथर है खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर, और उनकी ग्रैंडमदर का एक ब्यूटीफुल सा बॉन्ड एक्सप्लेन किया हुआ है इस स्टोरी में. ग्रैंड मदर अपीयरेंस. So in this part he is going to explain the appearance of his grandmother, how she look alike, describe her as old, wrinkled and calm, always dressed in white. कि वो बहुत ही ओल्ड सी, उनके फेस पे बहुत सारे wrinkles हैं. What is wrinkles? एजिंग इफेक्ट्स. आपने अपनी ग्रैंड मदर्स को देखा होगा कि उनके फेस पे सिर्फ wrinkles हो जाते हैं. एंड वो बहुत काम है, शांत सी हैं. ऑलवेज ड्रेस्ड इन वाइट, कि वो वाइट ड्रेस कैरी करती हैं. नेक्स्ट वन इज लाइफ स्टाइल. ही इज एक्सप्लेनिंग अबाउट हर लाइफ स्टाइल. शी लिव्ड अ सिंपल ट्रेडिशनल लाइफ, कि वो बहुत ही सिंपल सी ट्रेडिशनल सी लाइफ स्पेंड कर रही हैं. एंड नेक्स्ट वन इज चैंटिंग प्रेयर्स. वो प्रेयर चैंट करती हैं. आपने देखा होगा जो आपकी ग्रैंड मदर है या फिर जो एल्डर्स होते हैं हमारे घर में, मोस्टली जो जो द्राक्ष की माला होती है हम उसे चैंट करते हैं. जो गॉड होते हैं जिसका बिलीव है आपके ऊपर, उसके नेम्स का ऐसे चैंटिंग होता है. नेक्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. दे शेयर अमेजिंग डीप बॉन्ड ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड. की जो खुशवंत सिंह है उनकी चाइल्डहुड में उन्होंने बहुत ही स्वीट सा, बहुत ही स्पेशल बॉन्ड शेयर किया है विद हिज ग्रैंड मदर, एज शी वॉज इन कंसेंट एंड कंपेनियन. उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी सब कुछ थी, फ्रेंड, फैमिली, एवरीथिंग. इसके बारे में आपको डिटेल हम आगे पढ़ेंगे. सेपरेशन, कि वो सेपरेट कैसे हुए. एज ही ग्रो ओल्डर देयर रिलेशनशिप चेंज ड्यू टू स्कूल एंड देन कॉलेज. जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, वो ओल्डर होते गए, उनका रिलेशनशिप में उनकी जो डिस्टेंस आती गई जस्ट बिकॉज ऑफ हिज स्कूल एंड कॉलेज लाइफ. Next one is grandmother independence. She adjusts to change but maintain her routine and beliefs. वो चेंज होने के लिए रेडी थी, बट उनके जो बिलीव्स थे, उनका जो रूटीन था, वो कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम कर रहा था उनके रिलेशनशिप में. आपको इसका बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिस्क्रिप्शन मिलेगा. नेक्स्ट वन इज फाइनल गुड बाय. सो द स्टोरी एंड विद द peaceful passing of a grandmother. So after her death, ये story end हो जाती है. So let's see how beautifully he narrated this story. So here is the overview of this chapter. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. मेरी जो ग्रैंड मदर है वो भी बाकी बच्चों की ग्रैंड मदर की तरह ही ओल्ड सी हैं. शी हैज बीन ओल्ड एंड wrinkled. उनकी वो बहुत ओल्ड है एंड उनके फेस पे काफी सारे wrinkles हैं. फॉर द पास्ट 20 years, वो लास्ट 20 years से उन्हें देख रहे हैं. एज इट इज ही, आई हैड नो हर फॉर लास्ट 20 years. मैं उन्हें 20 years से जानता हूँ और मैं एज इट इज ही उन्हें देख रहा हूँ.
People said that she had once been young and pretty and had even a husband. और जो लोग हैं वो कहते हैं कि when she was young, जब वो young थी, at that time she is beautiful, pretty and उनके एक husband भी थे. That was hard to believe. जो खुशवंत सिंह के लिए believe कर पाना थोड़ा सा difficult हो रहा था. My grandfather portrait hang above the mantelpiece. Above the mantelpiece कहाँ पर था? Above the mantelpiece. Will highlight this word. Yes. So जो उनके grandfather थे उनका जो portrait है वो hang हुआ था, टंगा हुआ था. कहाँ पे? mantelpiece में. mantelpiece क्या होता है? Did you have any idea about this word? Okay, here it is. A structure of wood, marble, stone above or around the firewall. जो firewall होती हैं उसके ऊपर या फिर आसपास में एक मार्बल का या फिर वुडन का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, उसके जस्ट ऊपर की तरफ जो पोर्ट्रेट है वो हैंग हो जाती है. So here are few word meanings. You can take a screenshot or post this video. Wrinkled, having lines and folds, अपने फेस पे lines and folds होना. Portrait, painting or a picture. So here is the word meanings. You can simply write it down in your notebook. So let me revise. Here the author talk about how he always remember his grandmother being old. He can't even imagine that she was once young. This show how we sometimes see older people in our life. They seem to have been for same forever. The author also find it hard to believe that she was once young and beautiful. Isn't interesting how we often forget that older people were once young too, right? So next. So I have a question for you guys. So what did the author find hard to believe about his grandmother? Yes, you. I'll repeat my question. What did the author find hard to believe about his grandmother? Yes? Alright. Well done. That's right. The author found it hard to believe that his grandmother was once young and pretty. Very good. Next. So, here's the next paragraph. He wore a big turban and loose fitting clothes. So, he's talking about his grandfather. वो अपने grandfather के बारे में discuss कर रहा है. कौन? खुशवंत सिंह. He's discussing about his grandfather. His long white beard covered with the best part of his chest. जो उनके ग्रैंडफादर हैं उन्होंने बिग सी टर्बन पहनी हुई है. व्हाट इज टर्बन? आपने देखा होगा जो पंजाबी होते हैं, सिख लोग होते हैं, वो अक्सर अपने सर पर पगड़ी बांधे हुए होते हैं. सो पगड़ी इज नोन एज टर्बन. एंड उन्होंने बहुत लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हैं. एंड उनकी जो ब्रेड है वो दाढ़ी जो है उनके ऑलमोस्ट चेस्ट पार्ट को कवर अप करा हुआ है. लंबी सी दाढ़ी है उनकी. एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 year old. वो एटलीस्ट 100 year के लग रहे थे. उनकी एज काफी ज्यादा लग रही थी. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो ऐसे लग ही नहीं रहे थे. उनकी एज काफी ज्यादा लग रही थी. That's why जो नरेटर है उन्हें ऐसा लगा कि इनकी वाइफ या बच्चे हो ही नहीं सकते. इनकी काफी ज्यादा एज है comparatively. So or children. He looked as if he could may have lots of grandchildren. वो ऐसे लगते हैं जैसे उनकी वाइफ और बच्चे तो नहीं हैं बट उनके बहुत 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 सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस डेफिनेटली हैं. So as for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the game she used to play. बिकॉज वो उनके लिए बिलीव कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था कि उनकी जो ग्रैंड मदर है वो यंग थी एंड प्रिटी थी. एंड अक्सर आपने सुना होगा हमारे जो एल्डर्स होते हैं हमें स्टोरीज सुनाते हैं कि व्हेन आई वाज यंग मैं ये वाला गेम खेलती थी, आई वाज डूइंग दिस थिंग एंड दैट.
सो सेम थिंग उनकी जो ग्रैंड मदर है उन्हें ये भी बता रही थी कि शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले, जो वो गेम्स खेला करती थी एज अ चाइल्ड। वो जब छोटी थी, यंग थी, तो ये गेम्स खेला करती थी। दैट सीम्स क्वाइट ऑब्जर्व्ड, ओके, एंड अनडिग्निफाइड। वो उन्हें थोड़ा सा ऑब्जर्व सा लगा, इलॉजिकल लगा, उसका मीनिंग उन्हें कुछ लगा नहीं था, उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था ऑन हर पार्ट, एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल of the prophet she used to tell, because उन्हें इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी दादी जो ग्रैंड मदर है वो एक यंग थी, वो भी ऐसे ऐसे गेम्स खेला करती थी। उन्हें ऐसा लग रहा था दैट जिस तरह से वो उन्हें गॉड की, प्रॉफिट्स की स्टोरी सुनाती हैं, सेम वे में उन्हें वो एक स्टोरी सुना रही हैं। ओके, so you can simply pause this your and take a screenshot, write down all this meaning in your notebook. Next, what is this? Where is that? Okay, so silver lobes, where we are on silver lobes, right? Okay, so उनके जो ओल्ड वाइट हेड्स थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो बहुत अनटिडी से, पेल से फेस थे, पुकर्ड फेस था उनका, जिसमें फुल ऑफ पिंकल्स हैं, puckered face and face full of wrinkles, and her lips constantly audible prayer, उनके जो lips थे वो constantly क्या करते थे, prayers करते रहते थे। yes she was beautiful, वो बहुत ही beautiful थी, just because of heart, उनका हार्ट बहुत प्योर था। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, वो बिल्कुल जो पहाड़ों पर विंटर का लैंडस्केप होता है उनसे कंपेयर कर रहे हैं। An experience of pure white scenery, breathing peace and contentment. Yes, what is the meaning of this word? Contentment means a person who is fully satisfied. What is the meaning of this word? This word means a person who is fully satisfied. उन्हें मतलब उन्हें जिन्हें लाइफ में सब कुछ मिल गया, उन्हें किसी और चीज की नीड ना हो, फुल्ली सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से, इट मीन्स सेटिस्फेक्शन। Yeah, she's not being traditionally pretty, but she exude inner beauty. वो look wise तो pretty नहीं थी because of her old age, but उनकी जो inner beauty है वो वैसे बहुत ही beautiful थी। उनका जो nature था, उनकी जो habits थी, just because of that she is beautiful, which is admired by the narrator, जो narrator ने उनमें देखा। हॉबल डिस्क्राइब हर वॉकिंग विद डिफिकल्टी। हॉबल मीन्स कि उनको जिस टाइप से चलने में इशू हो रहा था वो उससे डिस्क्राइब कर रहे हैं। शोइंग हर फिजिकल फ्लैलिटी। स्पॉटलेट वाइट रेफर्स टू हर क्लीन वाइट अटायर। उन्होंने स्पॉटलेस वाइट कलर का फुल वाइट ड्रेस कैरी किया हुआ था, विच कुड सिंबलाइज प्योरिटी, वो उनकी प्योरिटी को सिंबलाइज कर रहा था। rosary, as I already told you, a string of beads which is used in religious prayer। हम जब भी religious prayer करते हैं, जो रुद्राक्ष की माला या फिर any other kind of माला, different religious के different patterns होते हैं। showing her devout nature, उनका जो devoted nature था उसे show करता था। silver locks means उनके white hairs को डिस्क्राइब किया हुआ है। हर ग्रे एंड व्हाइट हेयर सिग्निफाइज हर ओल्ड एज। पुकर्ड फेस, अ wrinkled फेस फर्दर एम्फसाइजिंग हर एज, जो उनका पुकर सा wrinkle वाला फेस है उसे एलिब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट वन, inaudible prayer, her lips move in silent prayer suggesting constant devotion and spirituality। तो उनका जो डिवोशन है या स्पिरिचुअलिटी है वो कॉन्टिन्यूसली उसे डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट वन इज विंटर लैंडस्केप, मेटाफोर। व्हाट इज द मेटाफोर? comparing her scenery and peaceful presence to the calm and purity of a snowy landscape. Sorry for this because it's not visible. So what is the meaning of this word metaphor? It means little bit dull सा and boring सा उनका था,
क्या था जो वो प्रेयर करती थी, वो बहुत ज़्यादा डल सी, बोरिंग सी थी, बट वो उसे स्टिल रिपीट करती थी एंड डेली बेसिस पे करती थी ताकि खुशवंत सिंह उससे लर्न करे, बट उन्हें उसमें कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं, दैट्स वाई मेटाफोर मीन्स डल एंड बोरिंग, डैम मेटाफोर, you can say it like this. Next one is sonority. Describe her peaceful and calm demeanor. उनका जो पीसफुल नेचर था उसे डिस्क्राइब कर रहा था. नेक्स्ट वन इज कंटेमनेंट. Reflect her satisfied and acceptance of life despite of her age and fertility. उनकी एज को या उनकी जो सेटिस्फेक्शन है उसे डिस्क्राइब कर रहा था. So here is the next. We'll explain you again so that you can get some idea. Let's get back. Okay, so in this part, the author described how his grandmother looked alike. She was small, bent over, and had lots of wrinkles. But even though she was not traditionally pretty, but the author find her beautiful. He compared her beauty to a peaceful snow-covered landscape in the mountain. This show how beautiful isn't always look, but also about inner peace and kindness. Next, so I want to ask you one question. Yes. Okay, yes, you. Please stand up. Uh, why does the author think his grandmother is beautiful even though she has wrinkle and look old? Okay, I'll repeat the question. Why does the author think his grandmother is beautiful even though she has wrinkle and look older? Yes, yes, exactly. He thinks she's beautiful because of her peaceful and content nature, not just her appearance. यानी वो उनके जो peaceful सा nature है, content सा nature है, उसकी वजह से उनकी appearance beautiful लगी. Here is the next part, next paragraph. My grandmother and I were good friends. मैं और मेरी grandmother क्या थे? बहुत ही अच्छे friends थे. My parents left me with her when they went to live in the city. मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे मेरी ग्रैंड मदर के साथ छोड़कर चले गए थे बिकॉज दे वांट टू शिफ्ट इन सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. हम बहुत कम साथ रहते थे हमारे पेरेंट्स, और मैं और मेरी ग्रैंड मदर जो है अक्सर साथ में रहा करते थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग. वो मुझे दिन में उठाया करती थी, सुबह उठाती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग song while she bathed and dressed me in the hope that I will listen and get to know. As I already told you, वो जो उनकी प्रेयर थी वो बहुत लाउडली ऐसा सिंग करके गाती थी, वो ताकि मैं उसे अच्छे से सुनूं एंड लर्न करूं, बट आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट. ये कौन कह रहे हैं? खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मुझे इंटरेस्ट तो नहीं था बट स्टिल मैं उनकी प्रेयर को डेली सुनता था, get to know it by heart, and I listened because I loved her voice. Because मुझे प्रेयर तो पसंद नहीं थी बट मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. बट मैंने उसे कभी लर्न करने की कोशिश नहीं की. देन शी विल फेच माई विटन स्लेट. इन ओल्ड टाइम क्या होता था कि स्कूल्स में नोटबुक्स, पेन्स या डायरीज ऐसी चीज़ें नहीं होती थी. क्या होता था, एक ऐसा वुडन बोर्ड होता था, उसके ऊपर प्लास्टर हुआ होता था जिसे हम स्लेट कहते थे. वो उसे रेडी करती थी. शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर विद येलो चॉक. वो उसे येलो चॉक से प्लास्टर करके ऐसे कंप्लीट करके रखती थी. एंड टिनी अर्थन इंक पॉट. अर्थन इंक पॉट यानी मिट्टी का ऐसा अर्थ पॉट सा होता था, उसमें इंक के थ्रू लिखा जाता था. उसमें रेड कलर की इंक भी फिलअप करती थी ताकि उसे इजिली लिख सकूं. एंड अ रेड पेन. टाई देम ऑल इन अ बंडल. एंड इन सभी को एक बंडल में साथ में रखकर हैंग इट टू मी. मेरे बैग में, या ओल्ड टाइम में जैसे बैग होते थे हैंडमेड बैग सा,
जिस टाइप से रहते थे ट्रेडिशनल वे में, उस टाइप से वो उन सब का एक बंडल बना के मुझे दे दिया करती थी. आफ्टर ब्रेकफास्ट ऑफ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट. उसके बाद क्या करती थी वो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती थी, जिसमें क्या होता था, स्टेल चपाती यानी कि मोटी सी पुरानी सी बासी सी यानी रात की रखी हुई रोटी. स्टेल चपाती बासी रोटी होती थी, उसके ऊपर वो शुगर का जो सिरप है या शुगर को ऐसे स्प्रेड कर कर उन्हें देती थी. If we went to school, she carried several stale chapati with her for the village dogs. और जब वो मुझे स्कूल ड्रॉप करने जाती थी, हम जब स्कूल जाते थे तो वो अपने साथ चपाती भी ले लिया करती थी ताकि वो जो विलेज के डॉग्स हैं उन्हें खिला सके. You can simply pause this video and take a screenshot of the word meanings. Let's see. Monotonous, dull, repetitive reference to the story. Recite her prayers. Wooden slate एक ट्रेडिशनल वे में बोर्ड होता था, उसे हम वुडन स्लेट कहते थे. अर्थी इंक पॉट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मिट्टी का स्मॉल साइज का पोट जिसमें हम इंक फिलअप करते थे. स्टेल चपाटी, एन ओल्ड हार्ड पीस ऑफ फ्लेट ब्रेड, जो रोटी होती है रात की रखी हुई रोटी, इन सिंपल एज यू कैन बासी रोटी यू कैन से. ओके, सो इट्स अ स्टेल चपाती. नाइट की जो रोटी रखी रहती है ना, उससे हम स्टेल चपाती कहते हैं. सो विल रिपीट दिस अगेन. सो हमने इसमें क्या पढ़ा? इन दिस पैराग्राफ द ऑथर टेल अस, क्या बताया ऑथर ने? इन दिस पैराग्राफ द ऑथर टेल अस अबाउट द क्लोज बॉन्ड बिटवीन हिम एंड हिज ग्रैंड मदर. उन्होंने अपने और अपनी ग्रैंड मदर के जो एक न्यू सा ब्यूटीफुल सा बॉन्ड है उसे एक्सप्लेन किया. दे वर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स, कि वो बेस्ट फ्रेंड्स थे. His parents left him with her, उनके साथ छोड़कर चले गए थे. And when they moved to the city, जब वो सिटी में मूव हुए, and she took care of him every day, from walking him up to getting him ready for school, यानी उन्हें उठाने से लेकर स्कूल छोड़ने तक वो सारे काम उनके करती थी. This show how loving and caring she was. And even through the author didn't learn the prayers, she said he loved listening to her voice. जो author था उन्हें prayers करना तो पसंद नहीं था, but he just loved to listen her voice. So next one. Okay, so I have a question. Yes, you stand up. Here is the question. What role did the grandmother play in the author daily routine when his parents moved to the city? जो उनकी ग्रैंड मदर है उन्होंने क्या रोल प्ले किया जब ओथर के पेरेंट्स थे जो सिटी में शिफ्ट हो गए थे. ऑल राइट, ओके, दैट्स ग्रेट. That's right, she woke up and got him ready for school and took care of him every day. यानी उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, उन्हें स्कूल से ड्रॉप करना, स्कूल से पिकअप करना, उनके लिए लंच बनाना या एवरीथिंग जो उनसे रिलेटेड काम था वो सारा काम वो करती थी. Okay, so here's the next paragraph. My grandmother always went to school with me because my school was attached to the temple. जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो अक्सर मेरे साथ स्कूल जाया करती थी बिकॉज जो उनका स्कूल है एंड जो टेम्पल है वो अटैच्ड है, नियर बाय है. द प्रिस्ट taught us the alphabet and the morning prayer. जो प्रिस्ट है वो हमें alphabets and morning prayer करवाते थे, while the children sat in a row on either side of the veranda sing the alphabets or a prayer in a chorus. यानी कि जो स्टूडेंट्स वरांडा होता है यानी कि कोर्टयार्ड या फिर ऐसा कुछ जो ग्राउंड था वहाँ पे किड्स रहते थे एंड वो वहाँ पे प्रेयर करते थे, म्यूजिक सिंग करते थे. सो अल्फ़ाबेट्स का तो ओवरऑल काम वहीं पे वरांडा में बैठ के करते थे. My grandmother sat inside reading the scriptures, and जो मेरी grandmother थी वो अंदर बैठकर scripture यानी कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं या फिर जो spiritual books होती हैं, in Hindu धर्म you can say रामायण, गीता, कुरान, okay, Bible, like this. So there are different spiritual books in every religion.
सो वो उनकी जो भी स्पिरिचुअल बुक थी वो उसे रीड करती रहती थी. This time the village dogs would meet us at the temple door. So इस बार क्या हुआ, जो विलेज के डॉग्स थे वो हमें कहाँ मिले, टेम्पल के डोर के बाहर. They follow us to our home, growling and fighting with each other for the chapati we threw to them. So जो डॉग्स थे वो उनका पीछा कर रहे थे because they know कि हम उन्हें चपाती देंगे. वो लड़ रहे थे एक दूसरे से, झगड़ा कर रहे थे for चपाती. Now what you have to do, you can take a screenshot of this page. You can simply pause this video and take a screenshot of word meanings. Here are veranda, a roofed platform or a porch along the outside of a building, often used for sitting or socializing. Sitting के लिए एक वरांडा बना हुआ था, वो वहाँ पे अपनी जो काम थे वो करते थे, प्रेयर करते थे, मस्ती करते थे. ओपन पोर्च एरिया, राइट. Chorus singing, a form of vocal performance where a group sing together in harmony or unison, creating a collective sound. So वो क्या करते थे, एक ग्रुप कोड होता है, वोकल कोड होता है जिसमें हम ग्रुप में बैठकर डिस्कशन कर रहे हैं. ओवरऑल स्क्रिप्चर बुक्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, रिलीजियस बुक जो होती हैं. Growling, a low gurgling sound made by animal offering indicating aggression or displeasure. जो डॉग्स होते हैं ऐसे घुराते हैं जब हमें कुछ नहीं देते, हमें डराने का ट्राई कर रहे हैं, बहुत अनप्लेजर सा साउंड होता है उनका, डिस्प्लेजर सा साउंड होता है. दैट साउंड. चपातीज, अ टाइप ऑफ unlived flattery made from whole wheat flour, uncommonly eaten in Indian cuisine. रोटी जो होती है हमारे घर में इंडियन क्यूजीन में बनाया जाता है, फ्लैट चपाती यू कैन से, फ्लैट ब्रेड यू कैन से. So before starting this, let's see what we learn in this paragraph. Let me rewind for you. So the grandmother always walked with him to school, right? First point. Second, which was near a temple, जो कि कहाँ था, मंदिर के पास में था, near a temple. While the children learned their lesson, she would sit in the temple reading scripture books. On their way home, they would feed the village dogs with chapati. वो जब स्कूल जाते थे तो वो जो विलेज डॉग्स होते थे उन्हें चपाती फीड कराते हुए जाते थे. This show her caring nature, not just by her grandson but also for the animal around her. और ये क्या बताता है कि जो उनकी ग्रैंड मदर है उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, कैरिंग नेचर था, सिर्फ उनके ग्रैंडसन के थ्रू ही नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी. Okay, so now it's a question time. Yes, you stand up please. Okay, what did the grandmother do while the author study at school? यानी कि ग्रैंडमदर क्या करते थे जब जो ऑथर है वो स्कूल में पढ़ाई करते थे. Yes. All right, exactly. She sat in the temple, read scriptures while the children learn the alphabet and prayer. जब children अपने alphabets and prayer learn करते थे, at that time she's sitting in the temple and read scriptures. Well done, very good. It means you guys are focusing, right? So let's begin next paragraph. Okay. When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे parents comfortably settle हो गए थे, कहाँ पर, सिटी में, they sent for us. That was the turning point in our friendship. तो उन्होंने क्या करा, हमें भी वहाँ सिटी में बुला लिया एंड वो हमारी रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट का काम कर रहा था. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. हम सेम रूम में तो थे बट फिर भी अब सिटी में मुझे मेरी ग्रैंड मदर स्कूल ड्रॉप करने नहीं आती थी, वो उन्हें ड्रॉप करने के लिए नहीं जाती थी. अब आई यूज टू गो टू अ इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यानी एक वो मोटर बस में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक मोटर बस में, हमें नॉर्मली बसेस लेने आती हैं तो बस में स्कूल जाते थे. देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट में कोई डॉग्स नहीं थे. एंड शी टुक टू फीड स्पैरो
in the courtyard of our city home. यानी कि वो हमारे जो सिटी वाला घर है वहां पे कोर्टयार्ड में स्पैरोस को फीड करवाती थी, जो ब्रेड के स्मॉल स्मॉल के पीसेस करके वो ओवरऑल कोर्टयार्ड में उसे रख देती थी फॉर स्पैरोस. Okay, next one is pause this video and take a screenshot of this page. Feeding sparrows, the act of providing food for small birds. हमें छोटी छोटे टुकड़े करके ब्रेड का हम फीड कराते हैं ना, that's like that. Highlighting the grandmother new routine in the city. ये उनका एक न्यू रूटीन बन चुका था. So let me rewind one more time. Now when they moved to the city, जब वो city में गए, things changed, काफी चीजें change हुई. The author went to an English medium school and his grandmother could go with him anymore. अब उनके साथ नहीं जाती थी. The marked a shift in their friendship. इस वजह से उनके जो रिलेशनशिप में थोड़े से डिस्टेंस आ गई थी. She didn't like the new things he was learning at the school. उन्हें ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो वो न्यू चीज़ स्कूल में सीख रहे थे. Because there is a huge difference between the study concept in village and city. So वो उन्हें ट्रेडिशनल वे पसंद था एंड उन्हें मॉडर्न वे बिल्कुल पसंद नहीं था. Especially science and music, which were foreign to her ट्रेडिशनल वे, बिकॉज वो उनके लिए थोड़ा सा न्यू था तो उन्हें समझ भी नहीं आता था. एंड शी बिलीव म्यूजिक वॉज नॉट द रेस्पेक्टेबल पीपल, इज नॉट फॉर रेस्पेक्टेबल पीपल. ठीक है, म्यूजिक जो है वो एक रेस्पेक्टेबल पीपल्स के लिए नहीं है. ठीक है, एंड डिडंट टॉक मच आफ्टर दैट. शायद उनकी अब बात भी ना हो. इस पैरे में हम पढ़ने वाले हैं इस बारे में. दिस शो दैट हाउ देयर रिलेशनशिप स्टार्ट ड्रिफ्टिंग अपार्ट एज ही ग्रो. कैसे उनके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आता है. सो लेट्स सी. सो एज द ईयर रोल्ड बाय वी सो लेस ऑफ ईच अदर. जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया हम एक दूसरे को कम देख पाते थे. फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. कुछ कभी कभी वो मुझे उठा दिया करती थी एंड मुझे स्कूल के लिए रेडी भी कर दिया करती थी. व्हेन आई कम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर टॉट मी. सो जब मैं स्कूल से आता था शी ऑलवेज आस्क कि आपको टीचर ने क्या पढ़ाया. व्हाट टीचर टॉट मी. आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग. जब मैं उन्हें बताता था अबाउट, वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में तो इंग्लिश के बारे में बताते थे या फिर वेस्टर्न साइंस के बारे में उन्हें बताते थे. तो वो बताते थे द लॉ ऑफ ग्रेविटी, द आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग अराउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो इतनी सारी चीज़ें उन्हें बताते थे. एक्चुअली उन्हें वो बात समझ में नहीं आती थी बिकॉज इट्स नॉट हर कप ऑफ टी, राइट. वो उनके इंटरेस्ट का नहीं था. उन्हें ट्रेडिशनल चीज़ें समझ आ रही थी. दिस मेड हर अनहैप्पी. इसकी वजह से वो क्या हो जाती हैं, अनहैप्पी हो जाती हैं. Just because of this she is unhappy. Okay, उसकी वजह से वो unhappy हो जाती हैं. She could not help me with my lesson. वो मेरी कोई help नहीं कर पा रही थी मेरी lessons में. She did not believe in the things they taught at the school, English medium school. वो उन चीज़ों पर believe नहीं करती थी जो हमें English medium school में पढ़ाया जाता था. And was distracted that there was no teaching about God and scripture. और उन्हें ये चीज़ बुरी लगती थी कि वहाँ पे गॉड के बारे में, स्क्रिप्चर्स के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था. ठीक है, गॉड से रिलेटेड चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती थी. one day I announced that we had new association and I was the monopoly of her lot or beggars and not mean for gentle folk. She said nothing, but her silence means disapproval. She rarely talked to me after that. ओहो, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने बताया कि उन्होंने स्कूल में म्यूजिक एसोसिएशन ज्वाइन किया. बट जो उनकी ग्रैंड मदर थी उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. जस्ट बिकॉज
उन्होंने म्यूजिक क्लास ज्वाइन की एंड उनका ऐसा बिलीव था कि जो म्यूजिक है, डांस है, ये जो जेंटलमैन है, जो अच्छे लोग हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए नहीं है। म्यूजिक या तो लोअर क्लास फैमिलीज के लिए है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास फैमिली से है की जो लेडीज होती है उनके लिए है, या फिर बैगर्स के लिए है। एक जेंटलमैन की फैमिली से के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आफ्टर दैट उनकी बहुत कम बात हुई, उन्होंने बहुत कम ही बात करी, ठीक है। सो सो शी इज डिसअपॉइंटेड, उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उन्होंने कुछ नहीं कहा बट उनकी साइलेंस ने सब कुछ कह दिया कि वो उस चीज को पसंद नहीं कर रही है। शी डोंट लाइक दैट थिंग, राइट। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उन्होंने मुझसे बहुत कम बात करी उसके बाद। ओके, नेक्स्ट वन। So here is the question. Yes, you stand up please. Why did the grandmother stop talking much to the author after they moved to the city? ऑथर से ग्रैंडमदर ने बातचीत क्यों बंद कर दी थी जब वो सिटी में मूव हुए? Yes, yes. She disapproved of the modern subject she was dis she disapproved of the modern subject he was learning. जो वो modern subject सीख रहे थे वो उससे खुश नहीं थी, वो अप्रूव नहीं कर रही थी उन्हें. She don't like all this thing, English, music, which she didn't believe in. वो उन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी. वो कहती थी कि गॉड के बारे में तो तुम्हें कुछ पढ़ाया ही नहीं जाता स्कूल्स में एंड ऑल. नेक्स्ट वन. Okay, when I went up to the university, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया, I was giving a room of my own. मुझे एक न्यू रूम मिला. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her seclusion and resignation. जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसको ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उन्होंने उसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को, उस चेंज को, कि हाँ अब जो मेरे ग्रैंडसन है वो बड़े हो चुके हैं, अब उन्हें न्यू रूम मिलेगा, वो सेम रूम शेयर नहीं कर रहे हैं. शी इजीली एक्सेप्ट दैट एंड उन्हें उस चीज़ में कोई रेजिग्नेशन नहीं था. शी रेयरली लेफ्ट हर spinning wheel to talk to anyone. Did you know what is spinning wheel, right? Yes, what is a spinning wheel? You are in 12th and you don't know what is a spinning wheel? Yes, absolutely right. That चरखा जो गांधी जी चलाया करते थे. So या जो स्पिनिंग व्हील है वो उसे बहुत ही कम होता था कि वो उसे छोड़ती थी, वो अपना पूरा डे उसी में स्पेंड कर देती थी. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी सुबह से लेकर शाम तक वो अपने स्पिनिंग व्हील को ही यूज करती. शी सेट बाय हर व्हील स्प्रिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. वो अपना व्हील चलाती रहती एंड प्रेयर रिसाइट करती रहती, रिसाइटिंग चैंटिंग करती रहती, उनके प्रेयर्स करती रहती. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrow. Only in afternoon, यानी कि वो सिर्फ आफ्टरनून में ही रिलैक्स करती थी, बिकॉज उनको जो स्पैरोज होती थी उन्हें फीड कराना होता था. While she sat in the veranda breaking the bread into little bites. जब वो वरांडे में जाती थी और जो ब्रेड्स होते हैं उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स करके जो स्पैरोज होती हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करती थी. While she sat in the veranda breaking the bread in a little bites, hundred of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of creeping. यानी कि वहाँ पे बहुत सारी जो स्पैरोज हैं वो आ जाती थी, उनके पास आकर बैठ जाती थी. यानी कोई उनके पाँव पर आके बैठ रही है, कोई इनके शोल्डर्स पर आके बैठ रही है, कोई इनके पास आके बैठ रही है. एंड क्रिपिंग सा साउंड वो करती थी. क्रिपिंग साउंड में च चा डा चू चा 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 चा, जो उनका जो बर्ड का साउंड होता है, क्रिपिंग साउंड, वो करती थी. सम came and pressed on her leg. कुछ लोग कुछ जो बर्ड्स हैं उनके पैर पर
बैठ जाया करती थी, sat on her shoulder, उनके shoulders पे बैठ जाया करती थी. Some even sat on her head, यानी कुछ तो उनके सिर पे बैठ जाया करती थी. And she smiled but never shoo them away. वो स्माइल करती थी पर उन्हें भगाती नहीं थी, वो उन्हें बैठा रहने देती थी या तो प्यार से हटा देती थी, स्ट्रिक्टली नहीं कि जाओ, ऐसा नहीं, वो बहुत उन्हें प्यार से रखती थी. It used to be the happiest half hour of the day for her, and उनके अकॉर्डिंग वो उनका सबसे हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर होता था. Okay, so take a screenshot of this and write down these word meaning in your notebook. Seclusion, the state of being private and away from others. The grandmother, यानी कि उन्होंने अपना ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब नहीं करती थी, वो अपना प्राइवेटली रहती थी, एक्सेप्ट कर लिया था उन्होंने सॉलिटरी लाइफ को कि अब हाँ मुझे अकेले ही रहना है, सब अपनी लाइफ में बिजी हैं. आफ्टर द स्पीकर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब स्पीकर कहाँ चले गए थे, यूनिवर्सिटी में चले गए थे. बेडलम, a sense of uproar and confusion in the context, noise creating by the many birds around grandmother as she feed them. जब उन्हें वो खाना खिलाती थी तो वो जो साउंड क्रिएट करते थे, दैट साउंड इज नोन एज पेडल. Okay, so what we learn in this paragraph, as the author grow older he moved to the university. जैसे जैसे author बड़े होते गए वो कहाँ चले गए, यूनिवर्सिटी में. and his own room, एंड उनको उनका एक न्यू रूम मिला. देयर कनेक्शन वीकन इवन मोर, उनका जो कनेक्शन था वो और वीक हो गया. एंड ग्रैंड मदर बिकम मोर आइसोलेटेड, वो काफ़ी आइसोलेटेड रहते थे, वो अपनी धूम में रहते थे, अपने प्राइवेटली रहना पसंद करते थे. शी स्पेंड हर डे स्पिनिंग द चरखा एंड प्रेयर, वो अपना डे कैसे निकालती थी, वो चरखे पे अपना वर्क करती थी, प्रेयर करती थी. शी ऑल्सो फेड द स्पैरो इवन आफ्टरनून, वो आफ्टरनून के टाइम जो स्पैरोज थी उनको फीड कराती थी, खाना ऐसे जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उनको उसे खिलाती थी. Which was her happiest time, जो उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम था. For that, this tell us that as people grow older, they often find peace in solitude and simple things like feeding birds and all. ठीक है. Next, so I have a question. Let's see. Yes, you. What activity did the grandmother enjoy the most after the author went to the university? Okay, what do you want? Do you want me to repeat the question? Okay, okay, no issue. What activity did the grandmother enjoy the most after the author went to the university? Okay, well done. Yes, that's correct. She loved feeding the sparrow, and it was the happiest time of her day. उनकी लाइफ का बहुत ही हैप्पीएस्ट सा मोमेंट वो हो जाता था. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पैराग्राफ. When I decide to go abroad for further studies, खुशवंत सिंह ही इज सेलिब्रेटिंग, जो ये है उनका कौन सा फेज आ गया, थर्ड फेज है ये उनका. फर्स्ट फेज क्या था, व्हेन ही इज इन विलेज स्कूल. सेकंड फेज जब वो सिटी में आए for further studies, and third phase is when he went for abroad. ठीक है, तो वो उनके अब्रॉड जा रहे थे, ये थर्ड फेज है. आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मैं श्योर था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years, कि मैं 5 years के लिए बाहर जा रहा हूँ. एंड हर एज वन कुड नेवर टेल, एंड उनकी एज काफ़ी ज़्यादा थी तो उसका कोई बिलीव, मतलब उसका कोई भरोसा नहीं था, कल कुछ भी हो सकता है, राइट. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो सेंटिमेंटल भी नहीं, वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. शी कम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने आई. बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, बट उन्होंने मुझसे बात नहीं की और किसी भी तरह का नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी इमोशनल उन्होंने इमोशन शो ही नहीं किया. हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनकी जो प्रेयर्स थी वो कंटिन्यू चली जा रही थी. हर माइंड वॉज लॉस्ट इन द प्रेयर, उनका जो माइंड था वो प्रेयर में ही लॉस्ट था. शी इज डूइंग प्रेयर. हर
finger was busy telling the braids of rosary. उनकी जो माला थी उन्हें माला करने में उनका पूरा टाइम पूरा ध्यान उसी में था. Silently she kissed my forehead, and when I left I cherished the most impudent as perhaps the last sign of physical contact between us. So जब मैं जा रहा था she gave me a kiss on forehead. उन्होंने मेरे सिर पर किस किया. At that time I thought maybe it's our last physical touch. शायद अब नेक्स्ट टाइम मैं उनसे ना मिल पाऊँ. He thought that, right? But ऐसा नहीं हुआ. Okay, you can pause this video, take a screenshot, write down all this word meaning in your notebook. Abroad, in or to a foreign country signify the speaker intention to pursue study outside their home country. यानी suppose we live in India, अगर हमें अमेरिका जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो अमेरिका and Australia is a abroad, right? Rosary, what is rosary? A string of beads used for counting prayers, symbolizing the grandmother devotion and her engaging in prayer during the farewell. कि वो फेयरवेल के टाइम रोसरी यानी रुद्राक्ष की माला का चैंटिंग कर रही थी, प्रेयर कर रही थी, दैट थिंग. ओके, नेक्स्ट वन इज सेंटिमेंट. व्हाट इज सेंटिमेंट? Sentiment, overlay emotion or nostalgia, describe the grandmother practical demur, indicating she does not express her emotions in a कन्वेंशनल वे. यानी जो उनके इमोशंस थे उन्होंने उसे एक्सप्रेस नहीं किया, उनके जो फीलिंग्स थी उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं, मतलब शो नहीं की, शोकेस नहीं की. ओके ओके, but that was not but but that was not so. After 5 years, I come back home and I was met by her at the station. But ऐसा नहीं हुआ. वो हमारे साथ ही. After 5 years, I came back. जब मैं 5 years बाद वापस आया, she is with us and made by her at the station. वो मुझे पिकअप करने भी स्टेशन आई थी. She did not look a day older, but एक भी दिन एज ऐसा नहीं लगा कि उनका एज ज़्यादा हो गया है. मुझे उनकी एज सेम ही लगी जैसी वो लास्ट 5 years पहले थी. ओके, शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर. मुझे एक भी दिन उनकी एज ज़्यादा नहीं लगी, एक भी दिन वो मुझे बूढ़ी नहीं लगी. शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स. अभी भी उनके पास वर्ड्स के लिए टाइम नहीं था, बात करने के लिए टाइम नहीं था. एंड वाइल शी clapped me in her arms and I could hear her resting her prayer. Claps me, उन्होंने मुझे ऐसा टाइटली हग करना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे बहुत टाइटली हग किया. एंड जब वो तभी वो प्रेयर करती जा रही थी. ओके, and then on the first day of my arrival, her happiest moment were with her sparrow and who she feed longer and with the frivol rebukes. सो जब मैं आया तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी. उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट उनके स्पैरोज के साथ था. उन्होंने उन्हें फीड कराया. ओके, सो pause this video, take a screenshot of all the word meanings. So repeating words or prayer aloud, highlighting the grandmother continued devotion even during emotional moments. जो प्रेयर्स होती हैं, भले कोई सा भी मोमेंट हो, इमोशनल हो या फिर हैप्पी मोमेंट है, शी इज कॉन्टिन्यूसली डूइंग हर चैंटिंग. सो वो उसे रिवॉर्ड कराए. क्लैप्स्ड, टू होल्ड समथिंग टाइटली इन वन आर्म डिस्पाइट द अफेक्शन एम्ब्रेस द ग्रैंडमदर गेव अपॉन द स्पीकर रिटर्न. जब वो आया तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी थी. शी टाइटली हग्ड हिम. स्पैरो, small bird that the grandmother feed, repeating her companionship and joy the find in caring for them. Sorry for this. Next one is fabulous, light-hearted or lacking seriousness, describing the playful way the grandmother interact with the sparrow, indicating her affection of them. कि वो कितनी ज़्यादा खुश थी, उनका मतलब वो बहुत अच्छा फील कर रही थी.
Next one is arrival, the act of coming back home, making a sign movement in the relationship between a speaker and the grandmother after 5 years. Next. So in the evening, a change come over her and she did not pray. But on that evening, इनमें एक change देखा, उन्होंने pray नहीं किया था. She is very devoted. She is doing prayer every time. But on that day, on that particular day, she didn't do anything. She collect the women of neighborhood, got an old drum. उन्होंने क्या करा, जो अपनी नेबरहुड की जो लेडीज थी उन्हें कलेक्ट किया एंड जो ओल्ड सा ड्रम था वो लिया एंड स्टार्टेड टू सिंग. For several hours she trumpet the sagging skin of the diplo- dilapidated drum and sang of the homecoming. So what she did, she start singing and जो sagging skin वाला है बहुत पुराना सा old सा जो drum था उसे continue बजाना start किया and start singing. Of worries, we had to persuade her to stop, to avoid. हमने उन्हें काफी बार कहा, ऑब्जेक्शन उठाया, परसुएट करने ऑब्जेक्ट किया दैट डोंट डू दिस, इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. बट overstraining, that was the first time since I had know her that she did not pray. वो first time था जब मैंने उन्हें देखा कि उन्होंने prayer नहीं की थी. She continuously singing and वो अपना अपना जो ड्रम था उसे प्ले कर रही थी सेवरल आवर्स तक, अराउंड 5 to 6 hours उन्होंने ऐसा किया होगा. एंड सब लोगों ने उनको ऑब्जेक्टिफाई भी किया, प्लीज डोंट डू दिस, इट्स नॉट गुड फॉर यू एंड इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ, राइट. उन्होंने सुना नहीं. सो पोस्ट दिस वीडियो, टेक अ स्क्रीनशॉट. Neighborhood, a surrounding area where people live, indicating the involvement of local women in the grandmother activity. जो grandmother की एक्टिविटी थी उसमें लोकल वुमेन का एनरोलमेंट था उसमें. जो हमारे पड़ोसी होते हैं हम उसे नेबरहुड कहते हैं. ड्रम, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड विद अ हॉलो सिलेंडर with a membrane symbolizing celebrating and traditional music during the gathering. Next, overstraining, to exert too much efforts, indicate concern for the grandmother. वो बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम तक उन्होंने जो ड्रम था वो बजाया या फिर सिंगिंग किया, तो सब लोग यही कह रहे थे प्लीज डोंट डू दिस, इट्स नॉट गुड फॉर यू हेल्थ. बट उन्होंने नहीं सुना. नेक्स्ट. सो जिस बात का डर था वही हुआ. द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकिंग इल. यस, सो नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें क्या हुआ, उनकी तबीयत खराब हो गई. It was a mild fever and the doctor told us that it would go. कि उन्हें माइनर सा मिल्ड सा फीवर है, डॉक्टर ने कहा कि ये ठीक हो जाएगा. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, बट उन्होंने कुछ अलग ही सोचा. शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर. उन्होंने सोचा कि हमारा जो एंड है वो अब पास ही है. शी सेड दैट since only a few hours before the close of the last chapter of her life, she had omitted to pray and she was not going to waste even a single second, even single time talking to us. उन्होंने कहा कि अब मेरा लास्ट टाइम आ चुका है और अब मैं किसी से भी बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. आई डोंट वांट टू वेस्ट इवन अ सिंगल सेकेंड ऑफ माई लाइफ टू टॉक टू एनीवन. उन्होंने कहा कि अब आप सब जाओ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती. बिकॉज उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लास्ट टाइम वो प्रेसिंग सॉन्ग सिंग कर रहे थे एंड वो ड्रम प्ले कर रहे थे. एट दैट टाइम उन्होंने अपनी प्रेयर्स छोड़ दी थी, तो वो उन्हें बुरा भी लग रहा था. Omitted, what is the meaning of omitted? To leave out or not include, highlight the grandmother feeling of regret for not praying before her illness. उन्होंने प्रे नहीं किया था तो उसके लिए उन्हें बुरा लग रहा था. वी प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट किया. वी प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्ट किया, प्रोटेस्ट किया दैट
बट शी इग्नोर आवर प्रोटेस्ट, बट उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया. शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर ब्रीड्स. वो ऐसा लेडी हुई थी आराम से एंड अपनी जो बेड्स थी कंटिन्यू फेरे जा रही थी अपनी ग्रोसरी पे. इवन पीपल वी कुड सस्पेक्ट हर lips stopped moving and rosary fell from her lifeless fingers. और हम सब वहीं थे, वो कंटिन्यू प्रे करती जा रही थी एंड उनका हाथ रुक गया एंड जो बीट्स थे वो उनके हाथ से इसे यहाँ पे जो रोल कर रहे होते हैं चैंट करने के लिए वो गिर गए एंड हम सब वहीं थे. लाइफलेस फिंगर एंड पीसफुली पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, बट उनके फेस पे वो सेटिस्फेक्शन था, एक स्माइल सी थी. We know that she was dead, और हम ये जान चुके थे that now she is not alive, she is dead. She was dead. Next, we lifted her off the bed and as the customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. यानी कि क्या हुआ, कस्टमरी सबके अपने अपने रिलीजियस में जिस टाइप से होता है, सो फॉर देयर रिचुअल्स जो भी अपने रिलीजियस के अकॉर्डिंग होते हैं, तो उन्होंने उन्हें उठाया एंड एक रेड कलर के शॉल में उन्हें कवर अप किया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी left her alone to make a arrangement for her funeral. उनकी funeral के उन्होंने ready किया उनके rituals के according. In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to the cremant. The sun was setting and had lit her room and veranda with a blaze of golden light. जो उनके वरांडा में थी, सनसेट का टाइम हो गया था, वरांडा में पूरा गोल्डन लाइट ही लाइट हो गई थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द courtyard all over the veranda and in the room right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud. वैसे उनकी जो डेड बॉडी थी वो पूरा कवर अप करके रखी हुई थी उस टाइम पे. thousands of sparrows sat scattered on the floor. thousands of sparrows वहाँ पे फ्लोर पे आकर बैठ गई थी on that day. There were no creeping, but एक अलग सी यूनिक सी चीज वहां पे ये थी कि एक भी बर्ड की आवाज नहीं आ रही थी. डेली जब वो स्पैरो को फीड करते तो इतना चहचहाती थी, बट ऑन दैट डे वो बिल्कुल साइलेंट थी, उन्होंने बिल्कुल भी क्रिम्पिंग नहीं की. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम. हमें बर्ड्स के लिए बुरा लगा, बट जो मेरी मदर है उन्होंने वो किचन में गई, ब्रेड्स लेके आई सेम वे में जिस टाइप से उनकी ग्रैंड मदर उन्हें फीड कराती थी वैसे कराई. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्बल्स. उन्होंने छोटे छोटे क्रम्बल्स में उसे ब्रोक किया. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि उनकी जैसी ग्रैंड मदर किया करती थी. एंड थ्रू इट टू दैम, और उन्हें डाला. बट द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. नॉट इवन अ सिंगल स्पैरो नोटिस दैट थिंग. यानी कि एक भी स्पैरो ने जो ब्रेड कंबल था उसे नोटिस नहीं किया, उनका ध्यान ही नहीं गया. When we carried my grandmother crops off and they flew away quickly. जैसे ही हमने हमारी ग्रैंडमदर को उठाया, सब की सब जो स्पैरोज थी वो भी उड़कर चली गई. नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप द ब्रेड कंबल इनटू द डस्टबिन. और नेक्स्ट डे जो स्वीपर था उसने उस ब्रेड कंबल को डस्टबिन में थ्रू किया. That's it. So you can take a screenshot for this word meaning. Okay. Sure, cloth used to wrap body for burial and symbolizing the finality of dad and grandmother passing. जो red short था वो उनका कि हाँ finally she is no more. Funeral, a ceremony for honoring and burying the deceased, indicate the preparation being made for the grandmother last rites. Cremated, the process of burning of dead body of ashes, referring to the method of handling and grandmother remaining. यानी कि उन्हें जो जलाने की प्रोसेस होती है उसे हम cremated कहते हैं. Sparrow, small birds होती हैं associated with the grandmother.
representing her connection to nature and emotional response to her death. जो उनका ब्यूटीफुल सा नेचर था उसे सिंबलाइज कर रहा था. ब्रेड क्रम्ड, अ स्मॉल पीसेस ऑफ ब्रेड, टुकड़े जो होते हैं उसे सिग्निफाइज कर रहा था. नेक्स्ट,